हेलो गाइज, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एरर ऑफ सिस्टम, साथ ही पढ़ा था स्टेडी स्टेट एरर कोफिशिएंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनेमिक एरर कोफिशिएंट। आप जानते हो किसी भी सिस्टम का एरर ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ई एस डिवाइड बाई आर एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। यदि आपका यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो तो एच एस इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। तो इस कंडीशन में जो आपका एरर ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई एस डिवाइड बाई आर एस इज इक्वल टू 1/1 प्लस जी एस। अब हम इसको क्या करते हैं, पोलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और पोलिनोमियल फॉर्म क्या है, एस की बढ़ती हुई पावर्स में इसको लिखेंगे। तो इसको एस की बढ़ती हुई पावर में कुछ इस तरह से लिखते हैं, ई एस डिवाइड बाई आर एस इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 इंटू एस प्लस का 1/k3 इंटू एस स्क्वायर। इसी तरह आगे की टर्म आएगी 1/k4 इंटू एस की पावर 3 प्लस 1/k5 इंटू एस की पावर 4। इस तरह ये कंटिन्यू लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें एस निकालनी है, मतलब एरर ऑफ सिस्टम निकालनी है। तो एरर ऑफ सिस्टम निकालने के लिए मैंने आर एस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी नई इक्वेशन आ गई है। अब आप चाहे तो इसका इन्वर्स लाप्लास भी ले सकते हो। तो इसका इन्वर्स लाप्लास लूंगा तो ये इसका हो जाएगा आपका ई टी 1/k1 कॉन्स्टेंट है तो ऐसा का ऐसा, आर एस का हो जाएगा आर टी 1/k2 कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर आपका है एस इंटू आर एस। अब आपको पता है कि यदि आपके पास डेरिवेशन हो डी आर टी डिवाइड बाई डी टी, तो इसका यदि आप लाप्लास लेते हो तो इसका लाप्लास आता है एस इंटू आर एस। तो अब एस इंटू आर एस का इन्वर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, डी आर टी डिवाइड बाई डी टी, मतलब आर टी का एक बार अवकलन। तो एक बार अवकलन है तो मैंने उसको अवकलन को डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हो गया आर डैश टी। तो इसी तरह आपका आगे का हो जाएगा 1/k3 इंटू आर डबल डैश टी एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्टेडी स्टेट एरर। ई एस एस इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू ई एस। तो इस वाली इक्वेशन को हम काम में लेके क्या निकाल लेंगे, स्टेडी स्टेट एरर। यहाँ पर इनपुट हम मान लेते हैं कि जो आपका इनपुट सिग्नल है वो आपका क्या है, यूनिट स्टेप, मतलब आर एस इक्वल टू क्या है 1/s। तो इस फॉर्मूले की सहायता से ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू ई एस और इनपुट आर एस इक्वल टू 1/s की सहायता से हम क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे आर एस इक्वल टू 1/s और फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो एस मल्टीप्लाई में जाएगा, आर एस की जगह रख दिया हमने 1/s, तो हो जाएगा एस इंटू 1/k इंटू 1/s। फिर आगे एस इंटू 1/k2 इंटू एस इंटू 1/s। तो अब आप देखो यहाँ तो इसमें तो एस एस कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो जितने भी टर्म आएंगे सब में एस क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो जैसे आप लिमिट रखोगे तो इस टर्म को छोड़ के बाकी की जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ पर आपका ई एस एस इक्वल टू आ जाएगा 1/k1। इसी तरह आप बाकी के जो स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स हैं उनके लिए भी स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हो। यहाँ पर जो आपका k1 k2 k3 एटसेट्रा जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं ये आपके कहलाते हैं डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स। तो ये था आपका डायनेमिक एरर कोफिशिएंट। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि है स्टेडी स्टेट एरर कोफिशिएंट का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक पेस मेकर का ब्लॉक डायग्राम निम्न है। यूनिट रैंप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर का मान ज्ञात करो जब k इक्वल टू कितना हो 400, तथा साथ ही k की वैल्यू ज्ञात करो जब स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू कितनी हो 0.02। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। पहला क्वेश्चन ये कि आपको ESS निकालनी है जब k की वैल्यू कितनी है 400। दूसरी कंडीशन में ESS आपको दिया है 0.02, उस कंडीशन में आपको k की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले गिवन वैल्यूज को लिखते हैं। गिवन वैल्यूज क्या आपके पास, उसने कहा है यूनिट रैंप इनपुट, मतलब आर टी इज इक्वल टू टी। तो इसका अगर आप लाप्लास लोगे तो आर एस इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/s², ये आपको गिवन है। दूसरा यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब एच एस इक्वल टू कितना है 1, और साथ ही आपको जी एस इक्वल टू यहाँ से आप निकाल सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो जी एस इक्वल टू आ जाएगा k डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 20। तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, और साथ ही कह रखा है k इक्वल टू कितना है 400। तो पहले हम क्या निकालेंगे, स्टेडी स्टेट एरर
जो कि के की फॉर्म में आएगी। तो आप स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला जानते हो, एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू ई एस, और ई एस इक्वल टू क्या होता है आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज अपने पास है आर एस इक्वल टू 1/s², जी एस इक्वल टू के डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 20 और एच एस इक्वल टू 1, तो वो सब पुट करेंगे तो आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर एस की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/s², 1 ऐसा कैसा, जी एस की वैल्यू पुट कर दी के डिवाइड बाई एस एस प्लस 20 इंटू 1। अब इसको जब सोल्व करोगे तो एक एस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बच गया 1/s, नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका s इंटू एस प्लस 20, इधर ही मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एस एस प्लस 20 प्लस का के। अब दोबारा एक एस से एक कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका एस एस इक्वल टू क्या आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस प्लस 20 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 20 प्लस का के। तो आपके जो स्टेडी स्टेट एरर आ गई वो क्या आ गई, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस प्लस 20 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 20 प्लस का के। अब जैसे हम लिमिट रखेंगे एस टेंस टू जीरो तो ऊपर आ जाएगा 0 प्लस 20, तो यहाँ से तो आपका बच गया 20, और उसके बाद दूसरे नीचे वाले में जैसे आप जीरो पुट करोगे तो नीचे वाले में जैसे जीरो पुट करोगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई है पूरी की पूरी टर्म, एस से मल्टीप्लाई है, एस की वैल्यू रख दी जीरो तो जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी होगी जीरो, तो जीरो प्लस के, तो ये एस इक्वल टू अब आपका आ गया 20 डिवाइड बाई के। अब हम क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा कि के की वैल्यू जब 400 है तब स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या होगी, तो हमने के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 400, तो ये हो गया आपका 20/400। इसको सोल्व करेंगे तो 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 1/20, और 1/20 को जब सोल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 0.5, यानी कि जब के की वैल्यू 400 है तो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू कितनी होगी 0.5। अब दूसरा क्वेश्चन उसने ये कहा है कि जब स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू आपकी हो 0.02 तो के की वैल्यू क्या होगी, तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, इसको इक्वल टू पुट कर देंगे 0.02 इक्वल टू 20 बाई के, क्योंकि आपको स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू कितनी दी है 0.02, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देता हूँ तो हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.02, तो आपकी के की वैल्यू क्या आ गई 20/0.02। जब इसको सोल्व करोगे यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितने आ जाएंगे 1000, तो आपकी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको के की वैल्यू पूछ लेता है या के की वैल्यू देके स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू भी पूछ लेता है। इसमें आपको केपी के केवी की वैल्यू भी वो पूछ सकता है। तो आगे हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से उसको चेक करोगे कि सिस्टम स्टेबल है या सिस्टम अनस्टेबल है। यदि किसी भी सिस्टम का आउटपुट अंडर कंट्रोल है, मतलब हमारे कंट्रोल में है, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा अनस्टेबल होगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, यदि किसी सिस्टम को आपने बाउंडेड इनपुट दिया हो और उसका आउटपुट भी क्या आता हो बाउंडेड आता हो, तो सिस्टम क्या कहलाएगा स्टेबल, अदरवाइज क्या कहलाएगा अनस्टेबल। बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने एक ग्राफ लिया है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स दे रखा है, जिसमें आपका इनपुट आर एस इक्वल टू कितना है 1/s या आर टी इक्वल टू 1, मतलब यूनिट स्टेप इनपुट दे रखा है जिसकी वैल्यू आपको पता है कि t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जब होगा तब तो उसकी वैल्यू होगी 1 और बाकी कंडीशन के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, मतलब आपका बाउंडेड इनपुट है उसके एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है। उसी तरह जो आपका आउटपुट आ रहा है उसका आप देखोगे कि उसकी भी क्या आपकी बाउंडेड वैल्यूज हैं, जो 0 से लेके कहाँ तक जाएगी 0 to 1 तक वेरी करेगी, अर्थात आपका इनपुट भी बाउंडेड था जिसकी वैल्यू कितनी थी t ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू के लिए 1 थी और t लेस देन 0 के लिए 0 थी। इसी तरह आपके आउटपुट की वैल्यूज भी क्या है 0 to 1 है, तो आप कह सकते हो कि सिस्टम का इनपुट भी बाउंडेड है और सिस्टम का आउटपुट भी क्या है बाउंडेड है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्टेबिलिटी। तो टाइप ऑफ स्टेबिलिटी डिफरेंट टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, जो मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
पहला आपका एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, दूसरा रिलेटिव स्टेबिलिटी, तीसरा असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी और लास्ट आपका मार्जिनल स्टेबिलिटी। वन बाय वन सभी को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब सिस्टम आपका प्रत्येक कंडीशन में क्या होगा, स्टेबल होगा, या आप यूँ कह सकते हो कि सिस्टम के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सभी पैरामीटर्स के लिए सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम कहते हैं और इस प्रकार की स्टेबिलिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। यह जो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम है, यह आपके जो पोल्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनकी लोकेशन के आधार पर डिफाइन की जाती है। इस प्रकार की स्टेबिलिटी को आप राउथ हुरविट्ज, रूट लोकस, न्यूक्विस्ट प्लॉट आदि की सहायता से चेक कर सकते हो कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की। यह एक क्वांटिटिव मेजर ऑफ सिस्टम है। क्वांटिटिव मेजर सिस्टम मतलब कि आपका जो भी सिस्टम है उसमें जो ऑक्सीलेशन हो रहे हैं वो ऑक्सीलेशन किस स्पीड से खत्म हो रहे हैं, ये हमें बताता था डैम्पिंग रेशियो जीटा। डैम्पिंग रेशियो जीटा हमें ये बताता था। तो यह स्टेबिलिटी क्या होती है कि आपके ऑक्सीलेशन किस स्पीड में खत्म हो रहे हैं, वह स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है वो कितनी जल्दी प्राप्त करता है। इन सब की फॉर्म में यदि हम बताते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी तो वो कहलाती है रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसको हमेशा डैम्पिंग रेशियो, जीटा, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन आदि की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। और साथ ही इसको आप यूं भी समझ सकते हो कि जो आपका एस प्लेन होता है ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है जीरो। इसको यदि आप इस साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके किसी दूसरे पॉइंट पर, जहां पर हमने शिफ्ट कर दिया है कि एस का जो प्लेन का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहीं अब एल्फा पे है, तो इस पॉइंट पे आकर भी आप यदि स्टेबिलिटी चेक करते हो तो उसको भी हम कहते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। और यहाँ से इस इमेजिनरी एक्सिस से जितने ज़्यादा दूर आपके पोल्स या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आपके सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपका है इसी में असमटोटिक स्टेबिलिटी। यदि किसी सिस्टम का आपने इनपुट्स को क्या कर दिया, हटा दिया या जीरो कर दिया, तो अब उसका आउटपुट क्या होगा, जीरो। धीरे धीरे यदि जीरो हो जाता है, यदि किसी सिस्टम के इनपुट को हम हटा देते हैं या जीरो कर देते हैं तो उसके आउटपुट यदि घटकर जीरो हो जाता हो तो वह सिस्टम कहलाता है असमटोटिक स्टेबल सिस्टम और स्टेबिलिटी कहलाती है असमटोटिक स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आपका मार्जिनली स्टेबल सिस्टम या मार्जिनल स्टेबिलिटी। मार्जिनल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके जो सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स आए या पोल्स आए यदि वो आपके इमेजिनरी एक्सिस पे हों तो आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहलाएगा या इस स्टेबिलिटी को मार्जिनल स्टेबिलिटी कहते हैं। लेकिन जो आपके पोल्स आए हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड मतलब एक पोल के ऊपर दूसरा पोल नहीं होना चाहिए। यदि एक पोल के ऊपर दूसरा पोल है तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। तो इस तरह से आपकी स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम है कि जिसको चार टाइप में डिवाइड किया गया, एब्सोल्यूट, असमटोटिक, मार्जिनल और रिलेटिव स्टेबिलिटी। इससे रिलेटेड हम कुछ कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन ये है कि यदि कोई भी सिस्टम के पोल्स आपके जो एस प्लेन है यदि उसके लेफ्ट हाफ में है, ये आपका लेफ्ट हाफ है, ये इधर राइट हैंड साइड है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन है। यदि इसके लेफ्ट हैंड साइड में पोल्स और जीरो होंगे तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा, यदि राइट हैंड साइड में होंगे तो आपके सिस्टम क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। ये आपका एक कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन आपका ये है यदि पोल्स आपके इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहे हों तो वो मार्जिनल स्टेबल कहलाएगा। यदि ये पोल्स नॉन रिपीटेड हों तब, या यदि ये पोल्स रिपीटेड होंगे तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, अनस्टेबल। ये आपके दो कंक्लूजन और हो गए। उसके बाद लास्ट आपका है कि एस प्लेन जो आपका होता है, ये आपका एस प्लेन है, ये आपकी रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। इसके अंदर ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। यदि राइट हैंड साइड में एक भी पोल या जीरो हो या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक भी रूट यदि राइट हैंड साइड में हो तो सिस्टम आपका होगा डायरेक्ट अनस्टेबल। यदि सारे के सारे पोल या जीरोज आपके लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका सिस्टम कहलाएगा स्टेबल। और आपकी जो इमेजिनरी एक्सिस है उससे आपके रूट्स जितनी ज़्यादा दूर होंगे उतनी ही सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी। अर्थात इस साइड में नेगेटिव डायरेक्शन में जब आप बढ़ोगे तो जितनी ज़्यादा दूर जाओगे उतनी ही सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती
जाएगी। जैसे जैसे इमेजिनरी एक्सिस की तरफ आओगे तो सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। तो ये आपका था स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, डायनेमिक एरर ऑफ कोफिशिएंट। तो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर था टाइम रिस्पॉन्स ये ख़त्म होता है। और इसमें आगे स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, राउ थ्योरी की सहायता से या रूट लॉकस की सहायता से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।